नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर प्रवीण पाठक, इतिहास विभाग अतिथि शिक्षक पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। छात्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वह है मध्यकाल का दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि उस समय के जो दिल्ली सल्तनत थी या जो सुल्तान थे उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होती थी, कैसे संचालित होती थी। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतों का प्रशासन, जिलों का प्रशासन, परगने का प्रशासन, ग्राम प्रशासन या एकता व्यवस्था हो या सैन्य व्यवस्था हो या न्याय व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्था कैसे संचालित होती थी, इस विषय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें आएगा हमारा केंद्रीय प्रशासन, लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे खलीफा के बारे में कि आखिर खलीफा होता कौन था, वह दिल्ली सल्तनत से उसका क्या संबंध होता था और इस्लामिक धर्म में भी उसका क्या महत्व होता था। उसके बाद हम जो केंद्रीय प्रशासन है जिसमें सुल्तान आता है, फिर उसके बाद अमीर आते हैं, फिर उसके बहुत सारे पदाधिकारी आते हैं, फिर छोटे अधिकारी आते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे खलीफा के बारे में। तो इस्लामिक धर्म का प्रधान खलीफा होता था। मोहम्मद पैगंबर के बाद दूसरा जो सर्वोच्च नेता माना जाता है वो खलीफा माना जाता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो इस्लामिक साम्राज्य होता था, खलीफा उसको मान्यता प्रदान करता था। दिल्ली सल्तनत के समय जब सुल्तान गद्दी पर बैठते थे तो वो भी खलीफा से एक प्रकार से अपने साम्राज्य के लिए मान्यता लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी खलीफाओं का प्रभाव दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों पर होता था। दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान होते थे वे स्वेच्छाचारी होते थे, वे अपने मन मुताबिक कार्य करते थे। थोड़ा उनमें मन मुटाव होता था, लेकिन बाद में सामंजस्य जैसी स्थिति बन जाती थी। चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक हो, चाहे वो कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी हो, इन्होंने खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी ने तो खुद खलीफा की पदवी धारण कर ली। मोहम्मद बिन तुगलक और खलीफा के बीच में या कहीं उलेमा के बीच में उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन बाद में उन्होंने एक प्रकार से सामंजस्य की स्थिति बनाने का प्रयास किया था। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इल्तुतमिश है, उसने बगदाद के खलीफा से अपने पद की स्वीकृति ली थी। कब? 1229 में। परीक्षा में आपसे पूछता है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था या गुलाम वंश का कौन सा शासक था, तो इल्तुतमिश आता है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी लेंगे तो इसने भी अपने को खलीफा का नायब नहीं माना। इसके अलावा कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी है तो इसने खुद खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो इसने खलीफा उलेमा की कोई ज़्यादा महत्व अपने प्रशासन और शासन में नहीं दिया, लेकिन बाद में इसने खलीफा द्वारा अपने पद की स्वीकृति ली और मान्यता भी उससे लेने का प्रयास किया एक प्रकार से, ताकि जो झगड़े चल रहे थे उसके साम्राज्य में धर्म को लेकर वो थोड़ा सा उसमें शांति या ठहराव आए। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो वह धर्म प्रधान था, उसने सभी धार्मिक नियमों का पालन किया, तो अपने सिक्कों पर उसने खलीफा के नाम का उत्कीर्ण करवाया था। तो इस तरह से अलग अलग दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। इसके बाद हम बात करेंगे सुल्तान की। तो सुल्तान का तात्पर्य क्या होता है? सत्ता और शक्ति का प्रतीक। अब दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान होते थे वो सत्ता और शक्ति के प्रतीक होते थे, यानी एक प्रकार से निरंकुश स्वेच्छाचारी होते थे। सारी शक्ति इन्हीं में समाहित होती थी, यह सर्वोपरि होते थे। शासन प्रशासन सीधे बागडोर इनके हाथों में होती थी। इनको कोई सलाह नहीं दे सकता था और न ही यह किसी की सलाह लेने के लिए बाध्य होते थे। खासतौर पर बलबन के समय इसने सुल्तान की पदवी को और ज़्यादा ऊंचा उठाने का प्रयास किया। सुल्तान स्वेच्छाचारी होते थे, अपने हिसाब से ही यह कार्य करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुल्तानों को कोई सलाह देने वाला नहीं होता था। समय समय पर सुल्तान को सलाह देने के लिए बहुत से अधिकारी या उनके परम मित्र होते थे। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय उसका मित्र था, उसने भी अलाउद्दीन खिलजी को कई बार कई चीज़ों पर सलाह दिया तो उसको मानने के लिए बाध्य होता था। लेकिन एक प्रकार से जो सुल्तान होते थे वो अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करते थे, वो एक प्रकार से निरंकुश ही होते थे। लेकिन हाँ, इतना वो निरंकुश नहीं होते थे कि प्रजा के हितों का ख्याल न रखे, वो अपने प्रजा के हितों का भी ख्याल रखते थे। लेकिन हाँ, सलाह देने की जो एक प्रवृत्ति होती थी सबके अंदर वो बहुत कम होती थी, क्योंकि उनको डर लगता था कि कहीं सुल्तान नाराज न हो जाए, और नाराज हो जाएगा तो उनको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वो बंद हो सकती हैं। तो एक प्रकार से देख सकते हैं कि सुल्तान जो होता था वो एक निरंकुश और उसकी पूरी सैनिक शक्ति, उसकी जो पूरी शक्ति होती थी वो सैन्य बल पर ही आधारित होती थी। जब तक सुल्तान शक्तिशाली होता था तब तक सभी उसके अधीन होते थे, लेकिन जैसे ही वो कमज़ोर होता था सभी उसके नीचे के जो अधिकारी या अमीर होते थे लोग विद्रोह कर देते थे। इसलिए सुल्तान का निरंकुश होना बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि ताकि वो अपने विद्रोहियों पर, सभी लोगों पर वो अपना नियंत्रण बनाए रखे। सुल्तान के बाद जो आता है उसके अमीर आते हैं, जो उसके शासन प्रशासन में बहुत सहयोगी होते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमीरों के बारे में। तो अमीर जो होते थे सल्तनत काल में बहुत ही प्रभावशाली लोग होते थे या ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे होते थे।
और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यह अमीरों की भूमिका उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती थी कि जब कोई दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कमज़ोर हो जाता था तो यह विद्रोह करने की प्रवृत्ति इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती थी। यह विद्रोह कर देते, यहाँ तक कि सुल्तान को गद्दी से हटा के अपने मनपसंद के लोगों को भी गद्दी पर बैठाने का यह प्रयास करते थे। खास तौर पर इल्तुतमिश के बाद, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और जब रुकुनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, रजिया सुल्ताना जब गद्दी पर बैठी, उसके बाद मुहिउद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठा, तो इन सबको गद्दी बैठाने में सिर्फ रजिया सुल्ताना को छोड़कर इनका बहुत बड़ा योगदान होता था। और ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो दक्षिण भारत में जो विद्रोह हुआ था, अमीर सदा जो 100 गाँव के मालिक होते थे, उन्होंने भी विद्रोह किया था। तो इनकी भूमिका शासन प्रशासन में बहुत होती थी। बस सुल्तान यदि कमज़ोर होता था तो यह समय समय पर विद्रोह करते थे। यहाँ तक कि इल्तुतमिश के समय 40 गुलामों का एक दल भी बनाया गया था, उसमें भी बहुत सारे अमीर होते थे। खास तौर पर बलबन था जो आगे जाके खुद सुल्तान बना, तो इनका शासन प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप होता था। अब सुल्तान है, उसका इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा प्रशासन है, तो उसको चलाने के लिए जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी मंत्रिपरिषद होगी, बहुत सारे अधिकारी होंगे। तो उसके बहुत सारे विभिन्न अधिकारी होते थे। जैसे आप देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में मजलिस एक खलबत कहा जाता था उसको। इसमें 4 महत्वपूर्ण मंत्री थे। कौन कौन थे? एक वजीर होता, एक दीवाने आरिज होता, एक दीवाने इंसा, एक दीवाने रसालत होता। अब इनके क्या क्या कार्य होते थे इनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण जो होता था वो होता था वजीर। अब वजीर क्या होता था? एक प्रकार से प्रधानमंत्री पद के लेवल का पद होता था। इसका प्रमुख कार्य क्या होता था? आय व्यय का हिसाब किताब रखना होता था, लेखा जोखा इसका वो पूरी व्यवस्था करता था। इसके अलावा जो वजीर होता था राजस्व विभाग का प्रमुख तो होता था, उसकी सहायता करने के लिए बहुत सारे अधिकारी भी होते थे। जैसे कि एक होता था नायब वजीर। अब नायब वजीर का काम क्या होता था? इसका काम होता था मुख्यतः वजीर के मतलब यदि वो वजीर नहीं है यहाँ पर तो उसकी अनुपस्थिति में एक प्रकार से यह कार्य करता था। इसके अलावा एक मुशरिफ ए मुमालिक होता था, यह एक महालेखागार होता था। इसका काम क्या होता था? केंद्र और प्रांतों से मिलने वाले जो आय और व्यय होते थे उनका यह पूरा लेखा जोखा रखता था। इसके अलावा एक मुस्तौफी ए मुमालिक होता, इसका काम क्या होता? यह महालेखा परीक्षक होता था। यह एक प्रकार से लेखा जोखा की जाँच के लिए मुस्तौफी ए मुमालिक के पद की नियुक्ति की गई थी। मुशरिफ की तरह यह भी आय व्यय का निरीक्षण करता था। तो एक प्रकार से देखेंगे वजीर, फिर आपका नायब वजीर, मुशरिफ ए मुमालिक, मुस्तौफी ए मुमालिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं इससे संबंधित। इसके अलावा और अधिकारी भी हैं। इसके अलावा और अधिकारियों की बात करेंगे, दीवान ए वकूफ, ये सब कार्य क्या होता था? मुख्य कार्य व्यय के कागजात जो होते थे उनका देखभाल करना। इसके अलावा दीवान ए मुस्तखराज होता था, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसका कार्य क्या होता था कि जो राजस्व में जो बकाया राशि होती थी उसको प्राप्त करने का कार्य यही करता। और दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। परीक्षा में पूछे जाते हैं इससे संबंधित। फिर दीवान ए अमीर को ही यह मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करता था और भूमि को योग्य बनाने का प्रयास करता था जिस पर अधिक से अधिक खेती हो सके। इसके अलावा उपयुक्त समस्त विभाग के अलावा दीवान बिजारत या विभाग से नियंत्रित होते। दीवान बिजारत वजीर का कार्यालय होता। अब बिजारत को एक संस्था के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा अब देखेंगे दीवान आरिज, यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। यानी सैन्य विभाग का प्रमुख पता एक प्रकार से सेनापति। इसका कार्य क्या होता था? सेना की व्यवस्था करना, सेना की भर्ती करना, रसद की व्यवस्था करना, उनके अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करना, सुल्तान के द्वारा सेना मांगने पर उनको उपलब्ध कराना, युद्ध के समय सैनिकों को भेजना, इनको वेतन जारी करना, उन सैनिकों को देखभाल करना, घोड़े की व्यवस्था करना आदि इस दीवान आरिज का मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा दीवान इंसा जो होता था एक प्रकार से शाही पत्र व्यवहार का यह प्रमुख होता है। यानी जो शाही पत्र व्यवहार जो लिखे जाते, जो भेजे जाते थे एक सुल्तान से दूसरे सुल्तान या बड़े शासकों को, तो उनका पत्रों का देखभाल दीवान इंसा करता था। दीवान रसालत एक प्रकार से विदेशी विभाग होता है। इसका कार्य क्या होता था? राजदूतों को भेजना, आदान प्रदान करना, बातचीत करना एक देश से दूसरे देश, इसका कार्य दीवान रसालत का होता। इसके अलावा नायब जो होता था, तो नायब की स्थापना जो हुई थी ना इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद हुई थी। कब हुई थी? रुकुनुद्दीन फिरोज शाह रजिया सुल्तान के बाद जब मुइजुद्दीन बहराम शाह जब गद्दी पर बैठा, तो उस समय के अमीरों ने, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अमीर जब कोई सुल्तान कमजोर होता तो अमीर विद्रोह करके अपने लोगों को गद्दी पर बैठाते थे। उसी तरह से मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय एक नायब का पद बनाया गया। नायब का पद क्या होता था कि सुल्तान के ऊपर एक ऐसा पद रहेगा जो सुल्तान पर नियंत्रण रखेगा, यानी सारे अधिकार इस नायब के पास रहेंगे। तो उस समय यह नायब का पद बनाया गया था। फिर सदर क्या होता था? यह धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख होता था। इसका मुख्य कार्य क्या होता था? मस्जिद, मकदबों, मदरसों के निर्माण के लिए धन मुहैया कराना। इसके अलावा काजी उक्काजात क्या होता है? यह एक न्याय विभाग का प्रमुख होता था। इसका कार्य होता था न्याय करना प्रजा के लिए।
दीवान बरीद क्या होता था, तो यह एक प्रकार से गुप्तचर विभाग होता था। साम्राज्य और प्रांतों से संबंधित जो भी सूचनाएं होती थी यह सुल्तान के पास पहुंचाता था। तो मुख्य रूप से देख सकते हैं दीवान यारी, दीवान इंसा, दीवान रसालत, नायब, सदसुत, काजी कुलकुजात, आपका दीवान बरीद आदि जैसे प्रमुख अधिकारी उस समय होते थे। अब यहाँ पर देखेंगे तो काजी कुलकुजात तो हम इसको पढ़ चुके हैं, यह न्यायालय इसी में शुरू किया जाता था, सारे जो न्यायिक प्रक्रिया होती थी इसी के पास होती थी। इसके अलावा दीवान बरीद यह गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था, इसको हमने पढ़ा इसके पहले। अब दीवान रियासत क्या होता था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी के समय, जब अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था को स्थापित किया था तो दीवान रियासत बनाया गया था। इसका मुख्य कार्य क्या होता था, बाजार पर नियंत्रण स्थापित करना, यानी बाजार का देखभाल करना इसका मुख्य कार्य होता था। इसके अलावा दीवान नजर, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय की गई थी। जो उपहार होते थे उनका वितरण करने का काम दीवान नजीर करता था। इसके अलावा राज दरबार से संबंधित अन्य पद कौन से, एक है वकील दर, यह महत्वपूर्ण पद होता था। शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल यह करता था। कौन था, वकील दर। इसके अलावा और भी अधिकारी है, जैसे कि बारबक होता, यह दरबार के शान और शौकत की देखभाल करता था। इसके अलावा अमीर हाजिब जो होता था, यह सुल्तान से जो मिलने के लिए आते थे उनका यह हिसाब किताब रखता था। बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता और यह विश्वसनीय लोगों को ही दिया जाता। इसके अलावा अमीर शिकार, यह शाही शिकार की व्यवस्था करता था। इसके अलावा अमीर मजलिस उत्सव और दावतों की व्यवस्था करता। और सरे जादार, यह सुल्तान के अंगरक्षक होते थे। यह भी एक महत्वपूर्ण सिर्फ विश्वसनीय लोगों को ही नियुक्ति की जाती थी। तो इस तरह से आप अधिकारी देख सकते हैं, बारबक है, अमीर हाजिब है, सर जानदार है, अमीर शिकार है, अमीर मजलिस है। तो ऐसे प्रमुख अधिकारी उस समय नियुक्त किए जाते थे सुल्तान की सेवा में या उनकी मदद करने के लिए। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण अधिकारी है अमीर आखूर। इसका कार्य क्या होता था, यह अश्वशाला का प्रधान अध्यक्ष होता है, यानी जो घोड़े का प्रधान होता है यह होता था। इसके अलावा साना यपील, हाथियों का अध्यक्ष होता था, यानी जो हाथी होते थे उस समय जो युद्ध के लिए या शाही सेवा में हाथी का जो इस्तेमाल होता था उसका अध्यक्ष यही होता है। इसके अलावा दीवान इस्तिकाक, यह पेंशन विभाग का प्रमुख होता है। दीवान खैरात, मतलब कि उस समय का जो लोग खैरात दिए जाते हैं, जो लोगों को सहायता प्रदान की जाती है, यह इसका कार्य होता है। इसको दान विभाग भी कहते हैं। दीवान बंदगान, इसको दास विभाग कहते हैं। इसके अलावा मुतसर्रिफ, यह कारखानों का प्रमुख अधिकारी होता था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये अधिकारी हैं अमीर आखूर, सहना यपील, दीवान खैरात, दीवान बंदगान और आपका मुतसर्रिफ जैसे प्रमुख अधिकारी होते थे उस समय। अब हम बात करेंगे जो अगला टॉपिक है वो प्रांतीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन के बाद दिल्ली सल्तनत में जो साम्राज्य था वो पूरी तरह से कई प्रांतों में बटा हुआ था। तो उस समय दिल्ली सल्तनत के समय एक नई व्यवस्था स्थापित की गई थी या लाई गई, वो थी इक्ता व्यवस्था। इसको इल्तुतमिश ने लेकर आया था। इसका मुख्य कार्य क्या होता था, इक्ता व्यवस्था का जो सुदूर प्रदेश होते थे या दूरस्थ प्रदेश होते थे उनको अपने सीधे नियंत्रण में लेने का प्रयास किया गया था, क्योंकि जो दूरस्थ प्रांत होते थे वहाँ पर लगातार विद्रोह और उत्पात होते थे। तो अतः सुल्तान ने क्या किया कि उन प्रदेशों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए एक व्यवस्था लगाई गई। अब इक्ता व्यवस्था मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं, इनको प्रांत भी बोल सकते हैं आप हिंदी में। तो इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए उन प्रांतों में या उन इक्ताओं में इक्तादार की नियुक्ति होती थी। अब जो इक्तादार जो होते थे उनका कार्य क्या होता था, तो एक तो वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा वहाँ पर सैन्य व्यवस्था बनाए रखना, तीसरा उनका कार्य होता था क्या, राजस्व व्यवस्था को बनाए रखना। तो सुल्तान को जब युद्ध करने के लिए अब सैनिकों की आवश्यकता होती तो ये इक्तादार जो होते थे सैन्य बल उपलब्ध कराते हैं और इसके अलावा राजस्व जो वहाँ की जो आय होता था उसका आधा हिस्सा वो सुल्तान के खजाने में या खालसा में जमा कराते थे। इसके अलावा ऐसा नहीं कि जो ये इक्तादार होते थे वो एक ही जगह पर बने रहते, उनको समय समय पर सुल्तान ट्रांसफर करते यानी हस्तांतरित करते रहते थे ताकि वह निरंकुश वहाँ के स्वेच्छाचारी शासक न हो जाएं। लेकिन इनका इक्तदार का जो मुख्य कार्य होता था अपने प्रांत में शांति व्यवस्था को पूरी तरह से बनाए रखना, राजस्व व्यवस्था को वसूल करते रहना, सैन्य व्यवस्था को बरकरार रखना इनका प्रमुख कार्य होता था। इसके अलावा इब्न बतूता के अनुसार समय समय पर इक्ता के दो अधिकारी होते थे, अमीर मुक्ति और दूसरा बली उल खराज होता था। खली उल खराज इक्ता की आय एकत्रित करता, मुक्ति और बली के संबंध सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करते थे। तो ये इल्तुतमिश यह आपका इब्न बतूता के अनुसार है। तो यह पद जो होता था वंशानुगत नहीं होता था, जैसा मैंने पहले ही बताया कि यह पद वंशानुगत नहीं होता था, यानी इनको हस्तांतरित किया जाता था। यानी ये नहीं कि किसी व्यक्ति को कहेगा कोई इक्ता मिल गया तो वो वहीं पर बना रहेगा, नहीं, सुल्तान समय समय पर उनको हस्तांतरित करता रहता था। क्यों करता था, उसका कारण ये होता था कि यदि कोई इक्ता कोई इक्तेदार किसी प्रांत में कई सालों तक बना रहे तो वहाँ पर वो अपनी एक शक्तिशाली हो जाता है, एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित हो जाता है, तो विद्रोह करने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए जो सुल्तान होते थे इनको अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर करते रहते थे, कभी दूरस्थ प्रदेशों में, कई पास के प्रदेशों में थे। जैसे कि रजिया सुल्तान के समय जो बहुत सारे इक्तादार थे जैसे एतकीन, अल्तुनिया आदि ने रजिया के खिलाफ विद्रोह किया था, जो मुल्तान और भटिंडा के इक्तादार या सूबेदार थे, तो समय समय पर यह विद्रोह भी करते थे। अब जो आपका अगला है वो है आपका स्थानीय प्रशासन।
तो स्थानीय प्रशासन की बात करेंगे तो जो पूरा प्रांत था वो किस भागों में बटा था, सिकों में बटा था, जिसको हम एक प्रकार से जिले कह सकते हैं। तो जिलों में विभाजित था। तो प्रांत में सिख जो होते थे परगने में, परगने जो होते थे गांव में बटे होते थे, और वहां पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी जो वहां का शासन प्रशासन चलाते थे। तो इसमें कौन कौन से अधिकारी जो होते थे याद है, इसमें अमीर सदा नामक अधिकारी जो होता था, यह गाँव की देखभाल करता। इसके अलावा मुंतशरीफ, कारकुन, बलाहार, मुकद्दम, चौधरी, पटवारी, पियादा, अन्य सहयोगी होते जो गाँव का देखभाल करते। गांव में बात करेंगे तो मुकद्दम, पटवारी, कारकुन होते थे, और प्रांतों के अतिरिक्त कुछ केंद्र शासित प्रदेश होते जिसमें सिख और शहर शामिल होते थे। तो यह आपके सिखों का शासन हो गया और परगने का शासन, उसके बाद गांव आते थे। तो इस तरह से पूरी एक व्यवस्था बनी हुई थी, यानी केंद्रीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, सिख व्यवस्था, परगने का व्यवस्था और एक गांव की व्यवस्था। तो इस तरह से पूरी एक व्यवस्था बनी हुई थी जिसमें हम देखते हैं। लेकिन आप याद रखिए जो अमीर सदा होते थे इन्होंने ही मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में विद्रोह किया था। 100 गांवों के प्रधान होते थे और इन्होंने ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यह बहुत ही प्रभावशाली हो गए थे दक्षिण भारत में उस समय, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक को असहज की स्थिति उत्पन्न इन्होंने कर दिया था। इसके अलावा अब हम बात करेंगे सैन्य संगठन की बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली सल्तनत में इतना बड़ा साम्राज्य है, उनका दूर दूर तक प्रांत फैले हुए हैं। तो वहाँ की व्यवस्था को बनाए रखना, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने एक प्रकार से एक सैन्य व्यवस्था को स्थापित किया था। तो मैंने पहले ही बताया कि दीवान आरिज जो होता था सैन्य विभाग का प्रधान होता था। इसका काम ही क्या होता था, एक प्रकार से वहाँ की सैन्य व्यवस्था करना उसका प्रधान होता था। तो अब वैसे बात करेंगे तो इल्तुतमिश द्वारा इसमें एक कल्ब, यह केंद्रीय सेना होती थी, केंद्रीय सेना को इसमें कल्ब कहते हैं, हास में अतरफ को हम एक प्रकार से प्रांतीय सेना कहते थे। इसके अलावा सेना के लिए दीवान अर्ज की स्थापना, जिसको हम दीवान आरिज कहते हैं, इसको बलबन ने स्थापित किया था। इसके अलावा सुल्तान के समय 2 सैनिक होते, वे सैनिक होते जो सुल्तान के द्वारा नियुक्त होते थे, और यह स्थायी सेना होती है जिसको हम कह सकते हैं खास खेल। एक दूसरे सैनिक होते थे जो युद्ध के समय नियुक्त किए जाते थे। इसके अलावा सैनिक भी 2 प्रकार के होते हैं जिसको हम प्रथम वजही और द्वितीय को गैर वजही सैनिक कहते हैं। तृतीय वे सैनिक होते हैं जिन्हें युद्ध के समय अस्थायी रूप से भर्ती किए जाते। चतुर्थ सैनिक वे होते जो मुस्लिम स्वयंसेवकों के रूप यानी काफिरों से युद्ध करने के लिए नियुक्त किए जाते। इनको वेतन नहीं मिलता था, सिर्फ युद्ध में जो लूट का माल होता इनको लूट का माल ही इनको मिलता था। तो इस तरह से पूरी एक सैन्य व्यवस्था बनी हुई थी, जैसे कि इसमें कल्ब केंद्रीय सेना, हस में अतरफ यह प्रांतीय सेना होती थी। सुल्तान के समय सैनिक जो 2 भागों में थे, एक सुल्तान द्वारा खुद नियुक्त किए जाते इसको खास खेल कहते हैं, एक वे सैनिक जो अस्थायी जो युद्ध के समय नियुक्त किए जाते थे। तो इस तरह से पूरी एक सैनिक व्यवस्था बनी हुई थी सैनिकों के समय। इसके अलावा सैन्य विभाजन की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत के समय घुड़सवार सेना, पैदल सेना, गज सेना आदि ये सैनिक पदों का विभाजन होता था इस तरह। इसके अलावा सैनिकों के विभाजन की बात करेंगे तो 10 अश्वरोहियों पर एक टुकड़ी जिसको सर खेल कहते थे। इसके अलावा 10 सर खेलों के ऊपर एक सिपा सलार होता था, 10 सिपा सलार के ऊपर एक अमीर होता था, 10 अमीर के ऊपर एक मालिक होता और 10 मालिक के ऊपर एक खान होता था। तो यह सबसे बड़े जो उनके पद थे इस तरह से क्रमवश बटे हुए थे। परीक्षा में आपसे कभी पूछ सकता है कि अमीरों के ऊपर कौन होता था या अमीरों के नीचे कौन होता था। तो इस तरह से आप क्रम के रूप में देख सकते हैं। और सुल्तान के समय, उस समय जो सुल्तान होते थे उसके समय घुड़सवार सेना, पैदल सेना, गज सेना प्रमुख रूप से शामिल उनके युद्ध में होते थे। इसके अलावा हम देखेंगे तो सल्तनत काल में बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता है जिसको हम अस्त्र शस्त्र कह सकते हैं। तो उस समय उन्होंने मंगलीक, अर्राट आदि जैसे फेंकने वाले पत्थरों, बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने वाले मशीनों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उन्होंने नाव के बेड़ों का संचालन करने के लिए मीर बहर नामक अधिकारी की नियुक्त की जाती है जो युद्ध के समय नदियों को पार करने के लिए नाव की व्यवस्था करता था। यह मीर बहर होता था। साहिब बरीद ए लखर विभाग की स्थापना युद्ध के समय जो सारी जानकारी राजधानी को यह भेजता था, इसकी नियुक्ति थी। इसके अलावा तलेह आ या यचकी नामक गुप्तचर शत्रु सेना की गतिविधियों को सुल्तान तक पहुंचाता था। इसके अलावा चर्क जिसको सीला, प्रच्छपात्र, फलाखुन, गुलेल, गरगज, चलामायन मंच, सबत, सुरक्षित गाड़ी जैसे युद्ध प्रयुक्त होने वाले संसाधनों का इस्तेमाल होता था। अब हम बात करेंगे न्याय और दंड व्यवस्था की बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है दिल्ली सल्तनत इस्लामिक प्रधान राज्य था, तो समय समय पर धर्म के अनुसार कानून की व्यवस्था और न्याय की व्यवस्था की गई थी। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि कुरान, हदीस, इजमा, कयास ये 4 प्रकार के महत्वपूर्ण स्रोत थे जिसके द्वारा वो न्याय करते थे। कुरान के द्वारा क्या करते थे, ये मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ होता था, इसमें मुस्लिम कानून का यह स्रोत होता था। इसके अलावा हदीस की बात करेंगे तो मोहम्मद पैगंबर के कार्यों और कथनों का इसमें उल्लेख मिलता है। इसी के द्वारा हदीस का सहारा कभी कभी समस्याओं का समाधान करने के लिए लिया जाता था।
इजमा की बात करेंगे तो मुजतहिद मुस्लिम विधि शास्त्र को मुस्लिम कानून की व्याख्या का अधिकार प्राप्त है। इसके द्वारा व्याख्याकृत जो कानून होते थे, जो अल्लाह की इच्छा माना जाता, उसको इजमा कहा जाता। कयास जो था वह तर्क के आधार पर विश्लेषित कानून को कयास कहा जाता। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के कानून उस समय थे, जिसको हम कुरान कह सकते हैं, इजमा कह सकते हैं, कयास कह सकते हैं, हदीस कह सकते हैं। तो इस तरह के 4 प्रकार के कानून थे। इसी के अनुसार उस समय न्याय व्यवस्था की जाती थी और खासतौर पर सुल्तान खुद न्याय करते थे। खासतौर पर सिकंदर लोदी के समय हो या खिलजी वंश, खिलजी शासकों के समय हो या बलवन के समय हो, तो वो समय समय पर खुद न्याय करते थे। इसके अलावा प्रांतों में जैसे कि मैंने बताया काजी उल कुजात नामक अधिकारी होते, सदर सदूर भी होता था जो वहाँ पर न्याय व्यवस्था करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय खुद उसने अपने नीचे के जो अधिकारी थे उनको दंडित किया था। सिकंदर लोदी ने दंडित किया था। बलवन ने खुद अपने अधिकारियों को दंडित किया था। तो यानी जो न्याय व्यवस्था पूरी तरह से संचालित करने का प्रयास उसमें किया जाता था। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने आज जो पढ़ा वो पढ़ा हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, जिसमें हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ा, जिसमें सुल्तान के अधिकार, उसके बाद अमीर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद जो उसके अधिकारी आते हैं जिसमें दीवान आरिच, इसके अलावा रसालत, दीवान इंसा, दीवान बरीद, दीवान बंदगान, अमीर हाजिब, बारबक, मीर बहर आदि जैसे बहुत सारे अधिकारी आते हैं जो सुल्तान की सहायता करते थे। इसके अलावा प्रांतों की व्यवस्था जिसमें इक्ता व्यवस्था आती है। फिर उसके बाद सिख जो ज़िले होते थे, ज़िले जो परगने में बटे थे, फिर परगने जो गांव में बटे थे जिसमें मुकद्दम खूद चौधरी होते थे। फिर उसके बाद एक सैनिक व्यवस्था आती है जिसमें सैनिकों में एक प्रांतीय सेना होती, एक केंद्रीय सेना होती। सैनिक भी कई भागों में बटे होते थे। सैनिकों का विभाजन पदों में किया गया था, जैसे कि सिपहसालार, अमीर, खान, जमादार आदि भागों में ये बटे हुए थे। इसके अलावा कौन कौन से सैनिक शक्ति होती, जैसे गज सेना, घुड़सवार सेना, पैदल सैनिक, अस्त्र की व्यवस्था करना, हथियार होना आदि, ये पूरी एक लंबी चौड़ी व्यवस्था थी। इसके अलावा न्याय व्यवस्था होती थी जिसमें हम कुरान, इजमा, हदीस, कयास आदि चीज़ों को देखते हैं जिसके द्वारा वहाँ पर न्याय करने का प्रयास किया जाता था। तो छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।